एविडेंस बिकाऊ नहीं है। कबीर ने विक्रम के लॉयर को जवाब दिया, 1 करोड़ इतने में तो हो ही सकता है। कबीर का जवाब सुनकर लॉयर ने तुरंत ही रकम बढ़ा दी। मैंने तुम सबसे पहले ही कहा था कि अपने लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम माने नहीं। अब मेरा मन बदल चुका है, यहाँ से कोई भी 15 दिन से पहले नहीं जाएगा। तुम लोग मुझे कोर्ट में ले जाना चाहते थे ना, जरूर लेकर जाओ, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं। वहाँ खड़े लॉयर ने बात इस तरह बिगड़ने का सपने में भी नहीं सोचा था। जेल के अंदर बंद विक्रम और उसके दोस्त बाहर आकर अपने वकीलों से पूछना चाहते थे कि आखिर उनके चेहरों की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं। कुछ ही पल बाद विक्रम ने अपने वकील को पास बुलाया और उससे पूछा, क्या हुआ, इसकी हिकड़ी अभी तक गई नहीं? एक काम करो, सेटलमेंट की रकम बढ़ा दो। सर, हुआ यह है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जाकर आपके खिलाफ सारे सबूत खरीदने वाले थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि पुलिस वाला हमसे पहले जाकर वहाँ से सबूत की कॉपी ले आएगा। अब इसके पास आपके खिलाफ सबूत हैं, अगर हम अब इसके ऊपर या पुलिस डिपार्टमेंट पर केस करते हैं तो बात हम पर ही उल्टी पड़ सकती है। ये सुनकर विक्रम का चेहरा उतर गया। उसके साथियों में से एक लड़का जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त कबीर ने आकर दरवाजे को लात मारकर बंद कर दिया। मैंने तुम लोगों को यहाँ से निकलने का चांस दिया था, लेकिन तब तुम लोगों ने उस मौके को हल्के में लेकर यूं ही जाने दिया। अब तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ 15 दिन रहना ही होगा। बस फर्क ये है कि मैं अपने घर जाकर आराम से बिस्तर पर सो सकता हूँ और तुम नहीं। कबीर ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। जेल में बंद सारे लड़के अब डर चुके थे। तभी उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें फिर से बंद कर रहा है? क्यों नहीं, जिसने गलती की है उसे हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। कबीर ने पलटकर जवाब देते हुए कहा। विक्रम समझ चुका था कि अब गुस्से से बात नहीं बनेगी। उसने अपने अंदर का सारा गुस्सा शांत किया और शांति से कबीर से कहा, इस चीज को हम लोग बात करके भी खत्म कर सकते हैं। अब तुम्हें किस बारे में बात करनी है, हैं? कबीर ने कहा, सुनो, हमें जाने दो, हम काफी बड़े घरों से आते हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम्हें हम बदले में काफी कुछ दे सकते हैं। मुझे तुम्हारे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट तुम जैसे लोगों से गिफ्ट लेने के लिए नहीं बनाया। तो मुझे 1 करोड़ तो क्या 10 करोड़ भी दे दो, तभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये बोलकर कबीर ने जेल की चाबी फिर से अपनी जेब में रखी और वहां से चला गया। तभी सारे लड़के परेशान होकर चिल्लाने लगे, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी उन लड़कों के वकील ने फिर से कबीर को घेर लिया और धमकी देने लगे। क्या तुझे लगता है कि तुम्हें कोर्ट की धमकी दे सकता है? अगर इस तरीके से तुम लोग पुलिस के काम को रोकने की कोशिश करोगे ना, तो फिर उन लोगों के साथ मुझे तुम्हें भी अंदर बंद करना पड़ेगा, और इस बात पर कोई शक मत करना। कबीर ने कहा। कबीर की बात की गंभीरता को देखकर वहां खड़े सारे वकील पीछे हट गए। कबीर उन सबको इग्नोर करते हुए अपने घर की ओर जाने लगा। जाते जाते उसे अंदर बंद लड़कों की बातें सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर कबीर ने उनसे कहा, सोच कर बोलना, यहाँ हर जगह कैमरा है। ये सुनकर सारे लड़के शांत हो गए। विक्रम गुस्से से सलाखे पकड़े बैठा था। अगर ये लोग इस चीज की शुरुआत ही नहीं करते तो आज यहाँ फंसे नहीं होते, लेकिन आज ये अपनी गलती की सजा काट रहे थे। उनके वकीलों को भी पता चल चुका था कि उनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, इसीलिए वो सीधा डायरेक्टर के पास गए, लेकिन वहां से उनको एक ही जवाब मिला, मुझे माफ कीजिए, अब ये चीज मेरे हाथ से बाहर है। थाने में खड़े पुलिस वाले भी अब उन वकीलों को वहां से भेजने लगे। चलिए अब आप लोग यहाँ से जाइए, हम लोगों को अपना काम करना है। अब आपसे 15 दिन के बाद वापस आएगा, चलिए जाइए। वकीलों के जाते ही वहां बंद सारे लड़के रोने की हालत में आ चुके थे। हमसे गलती हो गई, हमें पहले ही चले जाना चाहिए था। अब हम यहाँ 15 दिन और कैसे निकालेंगे? तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, विक्रम ने अपने दोस्तों से कहा। कबीर एकदम बेफिक्र होकर अपने घर वापस आ गया। जैसे ही वो घर में घुसा, उसे प्रियंका टेबल पर बैठी दिखाई दी। वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट संभाल रही थी और वहीं नताशा अपने पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। नताशा अपने काम में इतनी लीन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी नेल पॉलिश की बोतल नीचे गिरकर पूरे फर्श पर फैल गई थी। कबीर अपनी आंखें बड़ी करके उस नीचे गिरी नेल पॉलिश को देखने लगा। जैसे ही नताशा की नजर कबीर पर गई, उसे लगा कि कबीर उसे ही देख रहा है। ये देखकर उसने कबीर से कहा, क्या देख रहे हो तुम? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं देख रहा, लगता है तुम्हारे हाथ से नेल पॉलिश नीचे गिर गया। अगर घर ऐसे गंदा करोगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, तुम चाहो तो मुझसे दोगुना रेंट ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, और वैसे भी मैं ज्यादातर यहाँ रहती भी नहीं हूँ। बस कुछ दिन की छुट्टी है और मैं उसे आराम से बिताना चाहती हूँ। और तुम्हारे पास इतनी बड़ी जगह है, कुछ कमरे रेंट पर दे दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? हाँ, नताशा ने कहा। उसकी बात सुनकर कबीर ने अपना सिर हिलाया और हाथ बढ़ाकर कहा, तो फिर तो इस महीने का रेंट? नताशा कबीर के इस रवैये को देखकर एकदम से चौंक गई। तुम सच में मेरे से रेंट लोगे? नताशा को आज तक किसी भी लड़के ने इस तरह से ट्रीट नहीं किया था। उससे पैसे मांगना तो दूर की बात थी, लोग नताशा के ऊपर खुद पैसे खर्च करने के लिए उतावले रहते थे, लेकिन कबीर अपनी बात से पीछे नहीं हटा। वो अभी भी इशारे में नताशा से पैसे मांग रहा था। तुम इससे रेंट क्यों नहीं लेते? नताशा ने प्रियंका की तरफ देखकर कहा। ये ज्यादा नहीं कमाती और वैसे उसने घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी ली है। अगर तुम भी ऐसा ही कुछ कर सकती हो तो तुम्हें भी रेंट देने की कोई जरूरत नहीं, कबीर ने जवाब दिया। हालांकि नताशा के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उसे कबीर का इस तरह से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कबीर ने उसकी खूबसूरती की बेइज्जती करती हो। नताशा ने गुस्से से अपने पर्स से पैसे निकाले और कबीर को थमा दिया। कबीर सारे पैसे गिनकर अपने कमरे में सोने चला गया। कबीर को देखकर नताशा को उसे 2 थप्पड़ लगाने का मन हो रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। आखिर उसे बेघर जो नहीं होना था। तभी प्रियंका बोली, इस पर सुंदर लड़कियों का जादू बिल्कुल भी नहीं चलता, मैंने भी एक बार ट्राई करके देख लिया है। प्रियंका समझ गई थी कि नताशा नाराज क्यों है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो मुझे इस तरीके से ट्रीट कर सके। बड़े से बड़े बिजनेसमैन से लेकर एक्टर्स तक मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं सबको इग्नोर कर देती हूँ। पर आज मुझे इस लड़के ने रेंट पे करने को बोला, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। नताशा ने प्रियंका से कहा, मैं वो भी ट्राई कर चुकी हूँ। कल मैंने अपने डिपार्टमेंट के बेस्ट फाइटर से कबीर का कंपटीशन करवाया, लेकिन कबीर ने उसकी हालत खराब कर दी। प्रियंका ने हल्के से स्माइल के साथ कहा, मैं कबीर को सबक सिखाना चाहती हूँ। हमारे आगे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है, हमारे पास ऑप्शंस की कमी थोड़ी है। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर ना इसका कोई ऐसा राज ढूंढते हैं जो किसी को ना पता हो, फिर देखते हैं इसका घमंड जाता है कि नहीं। नताशा ने प्रियंका से कहा, मैंने अभी सफाई खत्म की है, फ्लोर गंदा मत करो। प्रियंका ने बिना उसकी किसी बात का जवाब देते हुए कहा, यार मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही हूँ, तुम हो कि फ्लोर के बारे में सोच रही हो? इस लड़के की अकल ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? नताशा ने चिढ़ते हुए कहा, मेरे करियर के एक्सपीरियंस के हिसाब से कबीर कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं है। प्रियंका ने अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हुए शांति से कहा, क्या मतलब? तभी प्रियंका ने कबीर की प्रोफेशनल फाइल निकालकर टेबल पर रख दी और कहा, ये कबीर की फाइल, इसके अंदर बस उसके आर्मी में बिताए हुए 8 साल के अलावा कुछ भी खास नहीं है। इससे हमारा क्या लेना देना? नताशा ने पूछा। जब मैं यहाँ उससे बात करने आई थी तो उसने मेरे में हल्का सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मुझे लगा ये उसकी कोई फ्लर्टिंग टेक्निक है। मेरे इतना बोलने के बाद भी उसने मुझे यहाँ रहने के लिए ऑफर नहीं किया, लेकिन मैं गलत थी। उसे सच में ही लड़कियों की सुंदरता में कोई दिलचस्पी नहीं है, जैसे तुम्हें भी लग रहा है
मुझे भी सेम लगा था जब उसने मुझे यहाँ अपनी छतों पर रहने दिया। मैंने तो उसकी लड़ाई अपने ऑफिस के लोगों से भी करानी चाहिए, लेकिन बदले में वो लोग ही पिट गए। मैंने सपने में भी कबीर को इतना अच्छा फाइटर नहीं समझा था। उसने मेरे डिपार्टमेंट के बेस्ट ऑफिसर को भी आसानी से हरा दिया था। और जब से वो कबीर से हारा तब से शम से पानी हो रखा है। तो क्या हुआ, वो आदमी में था तो ऑब्वियसली उसे कॉम्बैट ट्रेनिंग मिली होगी, नताशा ने कहा। और वैसे भी अच्छी लड़ाई तो मेरे पापा के बॉडीगार्ड्स भी कर सकते हैं, वो बाकी सबसे अलग है। मुझे नहीं लगता उसके पास कोई भी वीकनेस है। तुम और मैं दोनों ही बहुत सुंदर हैं, लेकिन उसके सामने हमारी ब्यूटी का कोई असर नहीं है। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो अपने सामने एक नहीं बल्कि दो सुंदर लड़कियों को देखकर भी बिल्कुल ना बहकें। लेकिन उसे हमारे यहाँ होने या ना होने का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसा लड़का आज तक नहीं देखा। प्रियंका ने नताशा से कहा। उसी समय कबीर अपने कमरे से बाहर आ गया। वो दोनों ही लड़कियों को अपनी तरफ घूरते हुए देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। उन दोनों को इग्नोर करके उसने फिर से कुछ पीने को निकाला और फिर अपनी एक्सरसाइज के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो वहां से गया, प्रियंका ने नताशा से कहा, देखा, अगर कोई और आदमी होता तो इस समय हमारे साथ बैठकर बात करना चाहता, लेकिन कबीर ने हमें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ये लड़का गे लग रहा है, नताशा ने प्रियंका से कहा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। प्रियंका ने भी सिर हिलाते हुए उसकी बात में हामी भर दी। तभी नताशा ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, पक्का यही बात है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको मैं पसंद ना हूं। एक काम करते हैं, इसका टेस्ट लेते हैं, तुम जाओ और इसके साथ फ्लर्ट करो। प्रियंका ने नताशा से कहा। मैं क्यों करूं, तुम जाओ, तुम उसके साथ ज्यादा समय बिता चुकी हो और तुम दोनों सेम प्रोफेशन में भी हो, तुम दोनों के पास बात करने के लिए काफी कुछ होगा। नताशा ने मना करते हुए उससे कहा। इतने में कबीर अपनी एक्सरसाइज खत्म करके बाहर आ गया। वो पसीने से पूरा तरबतर था। उसने फिर से फ्रिज में से कुछ पीने का निकाल लिया। फ्रिज बंद करते हुए उसकी नजर उन दोनों लड़कियों पर गई। दोनों उसे लगातार घूरे जा रही थी। दोनों लड़कियों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, कैसे पता करें ये है या नहीं। नताशा, जो कि ये जानने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थी, आखिरकार वो खुद ही ये पता करने का जिम्मा ले लेती है। वो सोफे से उठकर अपने बालों में उंगली फेरते हुए धीरे धीरे कबीर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसकी ड्रेस उसके पैरों में आ गई और वो मुंह के बल धड़ाम से गिर गई। ये देखकर कबीर के मुंह से उसकी ड्रिंक बाहर निकल गई। इतनी सुंदर और जवान लड़की का यूं गिरना उसे बहुत फनी लग रहा था। तभी नताशा एकदम से खड़ी हुई और शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। कबीर को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वो प्रियंका की तरफ पूछने के लिए बढ़ ही रहा था कि नताशा को हुआ क्या है कि इतने में प्रियंका भी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने कमरे में चली गई। उसे कबीर के सवालों के जवाब देने से बेहतर अपने कमरे में ही जाना लगा। उधर उस रात अरेस्ट हुए लड़कों के वकीलों ने उनके घर वालों से बात की और ये डिसाइड हुआ कि उन्हें इस सिलसिले में डायरेक्टली गृह मंत्रालय से बात करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बिना देरी किए मंत्रालय में फोन लगाया। मंत्रालय के किसी बड़े अधिकारी ने फोन उठाया और उन लोगों के घर वालों से बात की। बात करने के बाद उसने अपने सेक्रेटरी से पूछा, क्या तुम इन 12 लोगों के अरेस्ट के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, मुझे काफी फोन आए थे, इस वजह से मैंने सारी बातें पता करने की कोशिश की। मैंने सुना है कि वहाँ के डायरेक्टर ने उनको अंदर रखने की परमिशन दी थी और उनका अरेस्ट शायद किसी पेट्रोलिंग ऑफिसर ने किया है। अच्छा, अधिकारी ने गुस्से से कहा और अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स को नीचे रख दिया। कुछ देर बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी से दोबारा पूछा, क्या तुम्हें पूरी बात अच्छे से पता है? सर, उसने उन लड़कों को जेल में रखने की वजह ये बताई है कि उन्होंने पुलिस वालों की बेइज्जती की है और इसी के साथ उन्होंने अपने दावे का एविडेंस भी भेजा है। वैसे मुझे लगता है ये बात थोड़ी बड़ी है, हम इसमें ना ही पड़े तो अच्छा होगा। तुम एक काम करो, मुझे उस पेट्रोलिंग ऑफिसर की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। उस अधिकारी को ये सारी बात कुछ सही नहीं लग रही थी। उसने सोचा कि सीधा जाकर डायरेक्टर से बात करना ही सही रहेगा। उसी वक्त वो उठा और डायरेक्टर से मिलने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए निकल गया। कुछ ही देर में वो डायरेक्टर के दरवाजे के बाहर था। तभी उसने दरवाजा खटखटाया। अरे आइए आइए, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? डायरेक्टर ने उससे कहा। मैं आपको अभी तक समझ नहीं पाया, आप कल क्या पेट्रोलिंग ऑफिसर को क्यों बचाना चाहते हैं? उस अधिकारी ने कहा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, शायद आप गलत समझ रहे हैं। अब ये बात सब जान चुके हैं कि पेट्रोलिंग ऑफिसर एकदम सही था और जिन्होंने गलत काम किया है उनको तो सजा मिलनी जरूरी है, अब चाहे वो कोई भी हो। डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा, मैं समझता हूँ। अंदर ही अंदर उस अधिकारी को शक हो गया था कि हो ना हो उस पेट्रोलिंग ऑफिसर का जरूर कोई अच्छा और बड़ा बैकग्राउंड है। सूरज ढल चुका था। कबीर अब इतना थक गया था कि उसे अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हीं कपड़ों में वो डिनर करने चला गया, जिसे देखते हुए प्रियंका ने पूछा, तो तुम सच में पुलिस ऑफिसर हो? तुम भी तो पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि झूठा पुलिस बनने का नाटक एक जुर्म है। कबीर ने प्रियंका से कहा। तभी बीच में नताशा ने कहा, तुमको तो ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए। इसी बात पर प्रियंका ने भी एग्री करते हुए सिर हिलाया। क्यों? कबीर ने अपना खाना खाते हुए पूछा। क्योंकि तुम बहुत सेल्फिश और हार्टलेस हो ना, इसीलिए तुम तो किसी सुंदर लड़की का भी चालान काट सकते हो। इसी बहाने तुम्हें नौकरी में जल्दी जल्दी प्रमोशन भी मिलता रहेगा। तभी अचानक कबीर को धीमी लेकिन बहुत ही इरिटेटिंग मक्खी की आवाज आई। कबीर ने टेढ़ी आंखों के साथ उस मक्खी को देखा और झट से उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। ये देखकर दोनों ही लड़कियां शॉक्ड हो गईं। उन्हें कबीर की तेजी देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्हें सिर्फ कबीर के हाथ और मक्खी नजर आ रहे थे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि कबीर खुद भी शॉक्ड हो गया था। उसने जो अभी अभी किया था उस बात पर उसे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसने पहले अपने हाथ को देखा और फिर अपने आप को विश्वास दिलाया कि वो सपना नहीं देख रहा, लेकिन आखिर इतनी तेजी उसमें आई कहां से? छी, ये क्या है? नताशा ने मुंह बनाते हुए कहा। नताशा की परवरिश बचपन से ही काफी अलग थी। उसे इन चीजों से बहुत ही घिन आती थी। कबीर ने उस मक्खी को छोड़ दिया और छोड़ते ही अपने हाथ की तरफ देखा। इतनी तेज? कबीर ने सोचा, इतना तेज तो वो इंजेक्शन लगने से पहले भी नहीं था और वैसे भी वो इंजेक्शन तो उसे कमजोर बना रहा था। फिर ऐसी स्पीड उसके पास कहां से आई? आज वो अपनी ही तेजी से हैरान हो गया था। कबीर की स्पीड हवा जितनी तेज थी। प्रियंका ने तो कबीर का हाथ तक नहीं देखा था। उसकी नजरें उठते ही उसने सिर्फ कबीर के हाथ में फंसी मक्खी देखी थी। जैसे ही नताशा और प्रियंका ने वापस खाना खाना शुरू किया, उसी वक्त कबीर फिर से हिला और उसने अपनी उंगलियों के बीच एक बार फिर से मक्खी पकड़ ली। दोनों लड़कियां उस मक्खी को फिर से उसी जगह देखकर हैरान हो गईं। कबीर ने फटाफट उस मक्खी को छोड़ा और खड़ा हो गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब कैसे कर लिया। अब मैं काम के लिए निकल रहा हूँ, कबीर ने उन दोनों से कहा। उसके बाद उसने अपना मुंह पोंछा और अपनी यूनिफॉर्म की हैट लेकर वहां से निकल गया। उसे जाता देखकर प्रियंका ने कहा, अब ये इसने कैसे किया? लिफ्ट में एंटर करते हुए कबीर ने अपने हाथों की तरफ देखा और फिर उसने हवा में एक पंच मारा, लेकिन अब उसमें इतनी तेजी नहीं थी। क्या ये सपना तो नहीं है? कबीर ने सोचा। धीरे धीरे उसकी लिफ्ट नीचे जाने लगी, लेकिन अभी भी उसे उन दोनों लड़कियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। न जाने लड़का कितने सालों से सिंगल होगा, तभी इसने इन चीजों में महारत हासिल कर रखी है। तुम्हें डर नहीं लगता है इंसान के साथ रहने में? नताशा ने प्रियंका से कहा। जब जानवर खेत जोतते हैं तो थककर जानवर गिरते हैं, खेत नहीं, चिंता मत करो, हम दो हैं और वो अकेला। लिफ्ट में खड़े कबीर को ये सब सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या फिर परेशान हो। ये सारी लड़कियां ऐसी होती हैं क्या, या फिर सुंदर लड़कियां ऐसी होती हैं? उसने मन ही मन सोचा। तभी अचानक कबीर को दूसरी आवाजें भी सुनाई देने लगी।
टाइगर भाई आपको क्या लगता है कि वो कौन से फ्लैट में रहता होगा? बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, अगर एक एक करके ढूंढते रहेंगे तो पूरी रात निकल जाएगी। अरे तो चिंता मत कर, मैं सारी खबर लेकर आया हूँ। हालांकि कुछ ज़्यादा तो नहीं मिला, लेकिन इतना पक्का है कि इस टाइम वो अपनी शिफ्ट के लिए निकलेगा। हाँ, लेकिन वो एक पुलिस वाला है। इसी ने डरी हुई आवाज़ में कहा, तो क्या हुआ? वो बस एक पेट्रोलिंग ऑफिसर है, हमें उससे क्या डरना? उसके सिर को बस पुलिस से ढक देना और फिर मारते जाना। मारते टाइम बिल्कुल भी मत रुकना। अगर वो आज विक्रम को नहीं निकालता तो फिर उसकी खैर नहीं है। और याद रखना, कोई भी एविडेंस नहीं रहना चाहिए, किसी को भी बॉस का नाम नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, पुलिस, पेट्रोलिंग ऑफिसर, क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? कबीर ने मन ही मन सोचा। कबीर को पूरी बात ठीक से तो नहीं सुनाई थी, मगर उसके कानों ने कुछ कीवर्ड जरूर पकड़ लिए थे। जैसे ही उसकी लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने वाली थी, उसने झट से थर्ड फ्लोर का बटन दबा दिया और वहां उतर गया। मगर जैसे ही वो निकला, उसे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। उस फ्लोर के फ्लैट्स में रहने वाले लोगों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे बाथरूम में पानी गिरने की आवाज सुनाई पड़ी। सीढ़ियों से उतरते वक्त भी उन्हीं लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। अरे डरो मत, मैंने यहाँ के सारे गार्ड से बात करके उनको सीढ़ियों पर खड़ा रहने को कहा। अगर वो आज काम पर नहीं जाएगा तब भी हम उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेंगे। अगर वो तुम लोगों को दिखे तो सबसे पहले उसकी लोकेशन सबको बताना, ओके? ये सुनते ही कबीर रुक गया और उसने दूर से ही उन लोगों को झांक कर देखा। वहां पर कम से कम 3 से 5 लोग खड़े थे जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कबीर ने आराम से नीचे उतरने का फैसला किया। वो धीरे धीरे नीचे उतरा और वहां खड़े लोगों को हाथ हिलाकर हेलो करने लगा। कुछ ही पल में वहां कम से कम 9 लोग आ गए और उन्होंने कबीर को घेर लिया। हालांकि कबीर ने उनको पहले ही देख लिया था, इसीलिए उनका उसके सिर पर बोरी से ढककर मारने का प्लान तो खराब हो चुका था। अब उन्होंने कबीर को शांति से समझाने का सोचा। एक मोटा सा आदमी जो कि उन सबका लीडर नजर आ रहा था, वो च्युइंगम चबाता हुआ कबीर के पास आया और उसने कहा, तो फिर ऑफिसर शेखावत तुम ही हो? कबीर ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। टाइगर जो कि टीम लीडर था, उसे समझ आ चुका था कि उसने सही आदमी को पकड़ा है। मुझे तो लगा था कि किसी बड़े पोस्ट वाले ऑफिसर ने विक्रम को पकड़ा होगा, लेकिन ये तो बस एक पेट्रोलिंग ऑफिसर निकला है। इसके बाद टाइगर ने अपने मुंह से च्युइंगम फेंकी और आगे कहा, अगर तुम दिल्ली में आराम से रहना चाहते हो तो फिर विक्रम और उसके साथियों को प्यार से घर भिजवा दो, समझे? हाँ, वैसे तुम हो कौन? कबीर ने बिना डरे पूछा। उसकी बात सुनकर टाइगर हंस पड़ा और उसने बोला, मुझे लगा ही था तुम मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि अगर जानते होते तो इतने आराम से खड़े नहीं होते। दिल्ली के पुराने गैंग्स के बारे में पता है? हाँ, जब मैं स्कूल में था तब सुना था। वैसे मैंने तो ये भी सुना था कि उस गैंग में बस बेकार के लोग जाते हैं। कबीर ने फुल एटीट्यूड के साथ जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर टाइगर और उसके साथ आए लोग हैरान हो गए, लेकिन कुछ ही देर में वो सब हंसने लगे और बोले, अच्छा तो फिर तुम जानते ही होगे कि हम लोगों को उकसाने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। अभी तुम्हारे अंदर पुलिस में होने की गर्मी है, लेकिन कल किसी ने नहीं देखा है। नौकरी आज है, शायद कल ना हो, फिर किस एकड़ी से हम लोगों से लड़ पाओगे? तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो? कबीर ने आंखें चौड़ी करके कहा, अरे हम लोग कौन होते हैं पुलिस वाले को धमकी देने वाले? हम तो बस आपको ये बताने आए हैं कि आजकल हमारे शहर में एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं और आप तो बाइक चलाते हो, क्या पता कब क्या हो जाए हैं? हम तो बस आपको यही बताने आए थे कि अपना ध्यान रखना, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो इस शहर का क्या होगा? अच्छा, आप सबकी चिंता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर ने उन सबको देखते हुए आगे कहा, इसी के साथ अपना नाम भी बता दीजिए। टाइगर ने कबीर को थोड़ी देर तक घूरा और उसकी आंखों में देखकर कहा, टाइगर जानवर का नहीं, अपना नाम बताओ। कबीर ने उसका नाम सुनकर कहा। ये सुनते ही टाइगर की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, अरे तुझे करना क्या है? कुछ नहीं, बस तुझे याद दिलाना चाहता हूँ कि हम पुलिस वालों के काम में बीच में अगर तू ना ही आए तो अच्छा होगा। अपना नाम टाइगर रख लेने से कोई इंसान सच में टाइगर नहीं बन जाता। तुझे अपना असली नाम नहीं अच्छा लगता तो क्यों ना मैं तेरी मदद करके तेरा नाम ही खत्म करवा दूं? तू मुझे धमकी दे रहा है? इतना बोलकर टाइगर कबीर के पास आया और भारी आवाज में बोला, पुलिस वालों से थोड़ा डर लगता है, लेकिन तुझ जैसे नीची पोस्ट वालों से तुम्हें बचपन में भी नहीं डरा। हाँ, तो फिर तू काम किसके लिए करता है? मैंने गैंग लीडर्स के नाम बहुत पहले सुने थे, पता नहीं कितने आज भी जिंदा है। तू मुझे अपने आका का नाम बता, मैं भी जानना चाहता हूँ कि दिल्ली की नाइट लाइफ आजकल कौन हैंडल कर रहा है। कबीर ने टाइगर से पूछा, ये सब बातें तुम मुझसे ना ही करो तो ही सही रहेगा। मौका मिले तो आना कभी रात में हम लोगों के पास, तब सब कुछ अच्छे से बता देंगे। तब तक के लिए ये याद रखना कि अगर तूने विक्रम को बाहर नहीं निकलवाया तो फिर तेरे आने से पहले मैं तुझसे मिलने आ जाऊंगा, समझा? टाइगर ने कबीर को धमकी देते हुए कहा। फिर उसने अपने आदमियों से इशारों में कुछ कहा और वहां से चला गया। ठीक उसी समय प्रियंका नीचे आई और कबीर से पूछने लगी, अब तुमने क्या कर दिया? और ये लोग थे कौन? ये लोग मेरे लिए आए थे। इतना कहकर कबीर आगे बढ़ने लगा और उसी के साथ प्रियंका भी चलने लगी। तुम्हें पता भी है कि नहीं, ये लोग एक बहुत बड़ी गैंग के लिए काम करते हैं, इन लोगों से पंगा ना ही लो तो सही रहेगा। प्रियंका ने कहा, जो लोग मेरे एरिया के नहीं है मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि कोई भी शहर परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं अपने सामने गलत होते बिल्कुल भी नहीं देख सकता। कबीर ने प्रियंका से कहा, तुम्हारे लोगों से भिड़ना ठीक नहीं होगा। ये लोग शहर में बहुत सालों से हैं और इन लोगों से तो सरकार भी डरती है। इनके सिर पर बड़े बड़े लोगों का हाथ है और इनके आगे हम जैसे पुलिस वाले कुछ भी मायने नहीं रखते। तुम इनके झमेले में ना ही पड़ो तो ही अच्छा होगा। अब जो होगा वो देखा जाएगा। ये बोलकर कबीर और तेज चलने लगा। प्रियंका परेशान होकर कबीर के पीछे आई और उसने कहा, इन लोगों के पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि पावर और कानून की समझ भी है। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि कानून का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। मेरा क्रिमिनल डिपार्टमेंट इन लोगों को पकड़ना चाहता था, लेकिन हम सबको जल्दी समझ आ गया कि इनको पकड़ना इतना आसान नहीं है। इनको पकड़ने के लिए पूरे शहर को उथल-पुथल करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकती हूँ कि इन लोगों से तुम जितनी दूर रहो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। प्रियंका की बात सुनते ही कबीर के दिमाग में न जाने क्या आया। उसने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और नाइट शिफ्ट के लिए निकल गया। कबीर के स्टेशन पहुंचते ही विक्रम और उसके साथी जेल में बैठे उसकी तरफ भूखे कुत्तों की तरह देख रहे थे। तुझे अभी भी नहीं पता चला कि तेरे साथ क्या होने वाला है? विक्रम ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हो जाएगा? मैं पुलिस वाला हूँ, रोज अपनी जान को खतरे में डालने की आदत है मुझे, समझा? कबीर ने भी विक्रम को हंसकर जवाब दिया। उसे समझ आ चुका था कि विक्रम का इशारा किस तरफ है। टाइगर और उसके साथियों को विक्रम नहीं भिजवाया था, और क्यों ना भिजवाता, आखिर सीधे रास्ते से उसका कोई काम भी तो नहीं बन रहा था। तुझे फर्क नहीं पड़ता? विक्रम ने कहा, इस शहर में न जाने कितने और अमीर बाप के बिगड़े औलाद हैं, तू जाके उनको रेस्क्यू नहीं करता? इस शहर के सबसे पॉपुलर 4 रईसजादे और भी हैं, उनसे तुझे कोई लेना देना नहीं है। कौन से रईसजादे? मेरी नजर में जो भी कानून को तोड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल होता है। कबीर ने अपनी गन पॉलिश करते हुए कहा, 15 दिन के इंतजार करने से बढ़िया है कि तुम लोग एक माफीनामा लिख लो, शायद जल्दी छूट जाओगे।
मैं अपने 15 दिन यहीं बिता कर जाऊंगा और जब बाहर निकलूंगा ना तब तुझे देख लूंगा। वैसे तू माफी के लायक तो है नहीं, लेकिन हाँ, अगर तू अभी अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी की भीख मांगेगा ना, शायद तब मैं तुझे माफ कर दूं। विक्रम ने कबीर को उकसाते हुए कहा, मैं अभी नया हूं और मेरे पास ज्यादा काम भी नहीं है। जब तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे तब तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। कबीर ने विक्रम को जवाब दिया, ये गलती तुझे बहुत भारी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर विक्रम ने कहा, और तुझे तेरी गलती भारी पड़ रही है क्यों, है ना? कबीर ने उसे कहा। तभी कबीर ने अपनी बाइक की चाबियां उठाई और वहां से चलता बना। हमेशा की तरफ वो आज भी स्कूल की तरफ गया और सारे बच्चों के घर जाने का इंतजार करने लगा। तभी वहां पर वरुण का छोटा भाई उसे देखकर हैरान हो गया। वो कबीर के पास आया और उसे एक सिगरेट ऑफर की। कबीर ने उसका ऑफर एक्सेप्ट करते हुए सिगरेट जला ली और फिर उसका कश लेने लगा। लगता है मैं अपने भाई के साथ लगी बेट जीत जाऊंगा। वरुण का छोटा भाई बोला, कौन सी बेट? कबीर ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, अरे भाई ने कहा था तुम बहुत बड़े पंगे में फंस चुके हो और तुम्हारा बचना मुश्किल है। मुझे खुद तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई, तुम सच में जिंदा हो ना? हैं? कहीं मैं तुम्हारा भूत तो नहीं देख रहा? वरुण के भाई ने मजाक करते हुए कहा। कबीर ने वरुण के भाई के हाथ से सिगरेट लेकर फेंक दी और उसे डांटते हुए कहा, ये कोई तुम्हारी उम्र है सिगरेट पीने की? इतनी हाई क्वालिटी सिगरेट तुम्हारी उम्र के लड़के के हाथ में अच्छी नहीं लगती। मेरी टीचर्स तक तो मुझे इतना तंग नहीं करती जितना तुम करते हो। वैसे ही जिंदगी कितनी बोरिंग है और अगर तुम मेरे से मेरी सिगरेट भी छीन लोगे तो फिर जी के क्या फायदा? आकाश ने कहा। तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ समझाता नहीं है क्या? कबीर ने पूछा। उसके पास अपने खुद के काम बहुत हैं। मैं स्कूल जाता हूँ लेकिन वहाँ मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। आकाश ने कबीर का जवाब दिया। उसी वक्त वरुण अपने दोस्तों के साथ आकाश को लेने के लिए एक महंगी स्पोर्ट्स कार में आ गया। अपने भाई को देखकर आकाश हंसा और बोला, मुझे लग रहा है अपनी बेट हार जाओगे भैया। ऐसा है? ये बोलकर वरुण अपनी गाड़ी से उतरा और कबीर की तरफ बढ़ा। उसने कबीर को अच्छे से देखा। वो देखना चाह रहा था कि कबीर को कोई चोट तो नहीं लगी है। जब उसे पता चल गया कि कबीर को एक खामोश तक नहीं आई है तो उसने कहा, अभी भी पेट्रोलिंग कर रहे हो? डर नहीं लग रहा? मैंने सुना है कि विक्रम और उसके दोस्त 15 दिन के लिए जेल में बंद हो चुके हैं। मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि आज तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। मेरा भाई शहर की सारी खबर रखता है। अगर ये कह रहा है कि आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तो फिर मैं 100% श्योर हूँ कि आज तुम पर कोई पक्का अटैक करने वाला है। चाहे तुम्हें कहीं छिप जाना चाहिए। वरुण के छोटे भाई आकाश ने कबीर से कहा। कबीर को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसने उन दोनों का जवाब देते हुए कहा, पुलिस वाला होना अपने आप में एक बहुत डेंजरस टास्क है। अगर मैं विक्रम जैसे लोगों से डर गया तो फिर मैं नौकरी नहीं, मजाक कर रहा हूँ। कबीर ने उस बच्चे से कहा। कबीर ने जल्दी जल्दी कश लेकर अपनी सिगरेट खत्म की और तब तक सारे बच्चे घर जा चुके थे। अब उसके जाने का भी टाइम हो गया था। कबीर को जाता देख वरुण का छोटा भाई आकाश बोला, तुम तो सिर्फ एक पेट्रोलिंग ऑफिसर हो ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ये सुनकर कबीर मुड़ा और उसने कहा, मुझे पता है दिल्ली में रात के लिए अलग और दिन के लिए अलग कानून है। तुम लोग अपने रूल्स फॉलो करो और मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूँ। मैंने तुझे तेरा भविष्य बता दिया है, अगले 2 दिन बहुत संभल के रहना। वरुण ने कबीर से कहा। उसकी बात सुनकर कबीर हंसा और अपनी बाइक पर बैठकर निकल गया। वरुण अपने भाई और दोस्तों के साथ कबीर को जाते हुए देखा था। मैंने सुना है कि विक्रम के किसी दोस्त ने दिल्ली के बड़े गैंग्स में से किसी एक गैंग को इस पुलिस वाले के लिए सुपारी दी है। वरुण के दोस्त ने वरुण से पूछा, जिस गैंग को इन्होंने चुना है वो सबसे वीक है, लेकिन इस अकेले के लिए वो भी काफी होंगे। आखिर वो शहर में पिछले 20 सालों से हैं और अब तो उन्हें कानून की भी पूरी जानकारी है। वरुण ने कहा, तभी तो सरकार की नाक में दम हो रखा है, लेकिन हमें उससे क्या? वरुण तो बैट लगाएगा? वरुण के दोस्त ने वरुण से कहा। बैट? किस चीज की? वरुण बोला, इस चीज की कि इतने दिन ये पुलिस वाला टिक पाता है। बोलो, क्यों ना कुछ बड़ा बैट लगाएं? वरुण ने कहा। अपने दोस्त की बात सुनकर वरुण ने कहा। ये सुनकर सभी लोग उसकी बात में इंटरेस्टेड हो गए। वो जानना चाहते थे कि वरुण के दिमाग में चल क्या रहा है। ये पुलिस वाला दिल्ली से कब गायब हो जाएगा, या फिर इसको अपनी नौकरी से कब हाथ धोना पड़ेगा? वरुण ने जैसे ही ये कहा तभी वरुण के छोटे भाई आकाश ने तपाक से कहा, मुझे लगता है वो ये सब बहुत आसानी से झेल लेगा। आकाश तो अभी छोटा है, तुझे नहीं पता कि गैंग कैसे हैं। ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और विक्रम के पास तो पैसों की वैसे भी कमी नहीं है। अगर इस पुलिस वाले में थोड़ी सी भी अकल है तो इसे किसी और शहर चले जाना चाहिए। वरुण ने अपने भाई से कहा। अगर सच कहूं तो मैं अभी भी सरप्राइज हूं कि इस पुलिस वाले ने विक्रम और उसके दोस्तों को अरेस्ट कैसे कर लिया। वरुण के एक दोस्त ने कहा तो सभी ने उसकी बात पर एग्री किया। तभी उनमें से एक ने कहा, ये पुलिस वाला जानता नहीं कि उसने कुछ लोगों को अरेस्ट करके कितने लोगों से दुश्मनी ले ली है। भाई चलो ना इसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। आकाश ने अपने भाई से कहा। नहीं, हम उन गैंग वालों की नजरों में नहीं आए तो ही अच्छा होगा। वरुण ने आकाश पर गुस्सा होते हुए कहा, अरे हम बीच में नहीं बोलेंगे, बस उसका पीछा करेंगे। क्या पता विक्रम ने अपने दोस्तों को ही उसके पीछे लगाया हो और अपना नाम कमाने के लिए गैंग का नाम ले रहा हो। ऐसा हुआ तो उसकी वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। वरुण के दोस्तों ने कहा। वरुण ने 2 मिनट सोचा और फैसला किया कि वो कबीर का दूर से ही पीछा करेगा और वैसे भी उनके पास आज रात करने को कुछ था भी नहीं। कबीर जो पेट्रोलिंग के लिए निकल चुका था वो अपना एक हाथ बाइक के हैंडल पर रखकर दूसरा हाथ हवा में घुमा रहा था। वो अभी भी सोच रहा था कि उसने उस मक्खी को अपने हाथों से इतनी तेजी से कैसे पकड़ लिया। वो अपनी सोच में डूबा हुआ था कि तभी एकदम से उसे अपने सामने से आती हुई गाड़ी दिखाई दी। वो गाड़ी धीरे धीरे उसके सामने रुकने लगी थी। अगर सही समय पर उसका ध्यान गाड़ी की तरफ नहीं जाता तो आज उसका एक्सीडेंट होना तय था। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ ब्रेक लगाई। उसकी ब्रेक की स्पीड इतनी तेज थी कि एकदम से ब्रेक लगने पर उसकी बाइक पीछे से उछल गई। अब उसकी बाइक और कार के बीच बस थोड़ा सा ही अंतर था। तभी सामने चलने वाली गाड़ी से कुछ लोग निकले। अगले पल कुछ और गाड़ियां भी रुकीं और उनमें से भी कुछ लोग निकलकर आ गए। जो इंसान सामने वाली गाड़ी चला रहा था उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और उसी के साथ उसके गले में सोने की चेन भी थी। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से निकला उसने कबीर पर चिल्लाना शुरू कर दिया, ओए तू अंधा है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी दिखती नहीं है क्या तेरे को? दूसरी गाड़ियों के लोग भी कबीर को घेरने लगे। बेवकूफ आदमी, तूने हमारे भाई की गाड़ी को ठोका, अब तू इसकी भरपाई कैसे करेगा? तुम लोग ध्यान से देखो, गाड़ी पर जरा सी खरोच तक नहीं आई है। कबीर ने अपनी बाइक से उतरते हुए कहा। चेन पहने हुए आदमी ने कबीर की बाइक पर लात मारी और गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम पुलिस वाले अपने आप को भगवान समझते हो क्या? मेरी गाड़ी के सेंसर्स ने दिखाया कि तूने मेरी गाड़ी को ठोका है। अब तुझे इस चीज की भरपाई करनी पड़ेगी, वरना मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। पुलिस वाला होगा तो अपने घर पर। अपनी बाइक को गिरता देखकर कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसे गुस्सा आ गया। उसने उस आदमी का कॉलर पकड़कर बोला, क्या करना चाहता है तू? हाँ गलती तूने की और तू हमसे लड़ना चाहता है? चेन पहने हुए आदमी ने आगे कहा, मैं तेरी खटारा बाइक बेच भी दूं ना तब भी मेरी गाड़ी का डेंट नहीं जाएगा। जल्दी फोन मिला, अभी मुझे 70,000 रुपए दे।
इतनी महंगी गाड़ी है तेरे पास, तभी ढंग से कमाने की तेरी औकात नहीं है। जा जाकर ठीक से देख मैंने तेरी गाड़ी पर मारा या नहीं। कबीर ने गुस्से से कहा, तुझे क्या लगता है कि तू पुलिस वाला है तो बच जाएगा? मैं तुझे सिर्फ 10 मिनट देता हूँ, अगर 10 मिनट में तूने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए ना तो फिर हम तुझे घर जाने लायक नहीं छोड़ेंगे, समझा? जी पहने हुए आदमी ने अपनी आवाज भारी करके कबीर से कहा। कबीर समझ चुका था कि लोगों से जानबूझकर पंगा ले रहे हैं। इस समय सड़क पर बहुत ही कम लोग होते हैं, एकदम से ऐसे गाड़ी रोकना इलीगल है। वो ये भी समझ चुका था कि लोग जानकर अपनी गाड़ी रुकवाना चाहते थे ताकि उसे उलझने के लिए उन्हें एक रीजन मिल जाए। तुम लोगों ने ट्रैफिक रूल्स वायलेट किए हैं, आईडी दिखाओ। कबीर ने कहा। जैसे ही कबीर ने उनको उनकी गलती बताई और पुलिस की तरह इंटरोगेट करने लगा, वैसे ही उन लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने धीरे से कबीर को खीरा। तभी चेन पहने हुए आदमी ने कबीर से कहा, जो तू करना चाह रहा है उसके बारे में ध्यान से सोच ले। तूने मेरी गाड़ी ठोकी है, मुझे पैसे देने के बजाय तू मुझे कानून मत सिखा। मैंने तुझे 10 मिनट दिए थे, अभी भी तेरे पास 8 मिनट बाकी हैं। कबीर का इन लोगों से बहस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए उसने उन सबको साइड किया और कहा, मैं अभी जाकर तेरी गाड़ी वाला सेंसर चेक करता हूँ। ये सुनते ही वहां खड़े सारे लोगों ने कबीर को बुरी तरह से घेर लिया।